प्यारे बच्चों, आशा है आप सबकी पढ़ाई ठीक प्रकार चल रही होगी और इस कोरोना काल में आप सभी लोग अपने अपने घर सकुशल होंगे। आज हम अपने विलियन चैप्टर का अणु संख्या गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा गुण, पहला गुण हम लोग पढ़ चुके हैं RLVP। आज हम दूसरा गुण पढ़ रहे हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, इसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बच्चों, उन्नयन का मतलब है वृद्धि या बढ़ना। किसी भी चीज में वृद्धि होना या उसका बढ़ना, उसे हम कहते हैं उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन से तात्पर्य है किसी भी पदार्थ में या किसी भी शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है उसमें अगर हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दें तो उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है, और जितनी वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब इस चीज को समझने के लिए हमें दो चीज समझना जरूरी है। एक तो पहले हम समझें क्वथनांक क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ रखा था या आप लोगों के दिमाग में होगी परिभाषा, वो ये होगी कि वो ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलने लगता है या खोलने लगता है वो क्वथनांक कहलाता है। लेकिन आप लोगों के स्टैंडर्ड की डेफिनेशन ये नहीं है। इस 6th-7th क्लास छोटे बच्चों के इस तरह से ठीक है। तो इसकी वास्तविक डेफिनेशन क्या है? देखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाता है। वाष्प दाब कितना हो जाए? 1 वायुमंडल। वो ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडल हो जाता है वो उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब दूसरी चीज, मान लीजिए हमारे पास ये एक बर्तन है, बीकर है या कोई भी चीज है, इसमें हमने शुद्ध विलायक ले रखा है। यहाँ उस शुद्ध विलायक का कुछ क्वथनांक होगा। हमने इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया, नॉन वोलेटाइल। अवाष्पशील को क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अवाष्पशील पदार्थ हमने इसमें घोल दिया। तो अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से क्या होगा? इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। उसे तो हम उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। अब हमें समझना ये है कि ये क्यों बढ़ जाता है। सामान्यतया आपने अपने घरों में या अपने दैनिक जीवन में ये महसूस किया होगा कि हमारे घरों में जब भी माताएं बहनें हमारी या महिलाएं घरों में जब कोई छोले या ऐसी दाल बनाती हैं जो आराम से नहीं गलती, तो उसमें अक्सर थोड़ा सा नमक या खाने का सोडा ये चीज़ मिला दी जाती है। इनके मिलाने से वो दाल या छोले आराम से और जल्दी गल जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमें समझ आ रही बात? वो ऐसा क्यों है, ये टॉपिक इसी चीज का हमें हल देगा। अब समझिए इसको। तो अगर कोई हमने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया तो क्वथनांक में वृद्धि क्यों हुई? कल हमने वाष्प दाब पढ़ा था। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ हम किसी शुद्ध विलायक में मिला देते हैं तो उसके वाष्प विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, और इसको हमने कहा था वाष्प दाब का अवनमन। ये गांठ मान लीजिए। उन्नयन का मतलब वृद्धि, अवनमन का मतलब कमी। वाष्प दाब का अवनमन का मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी, जो हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ रहे हैं उन्नयन, वृद्धि। तो ये भी मैंने समझाया था कि जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इसमें जब डालते हैं तो वाष्प दाब में कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि फ्री सरफेस का कुछ स्थान अवाष्पशील अणु ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वाष्पन की दर कम हो जाती है या अणुओं के वाष्प में बदलने की संख्या कम हो जाती है, क्रिया कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाता है। अब हम उस पर थोड़ा और आगे चलें।
जब ये वाष्प दाब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डालने से कम हो गया और हमें एक निश्चित सीमा तक पहुंचना है, वो क्या है, एक वायुमंडल। क्यों है भैया ये निश्चित सीमा एक वायुमंडल? ये इसलिए है कि जब हमारे इस विलायक में ये अणु हैं जो ब्राउनी मोशन करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराकर ये ऊर्जा बढ़ाते हैं, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है वो यहाँ सतह पर आ जाते हैं, इसकी फ्री सरफेस पर। नीचे वाले जब इस पर टक्कर मारेंगे तो ये अपनी ऊर्जा बढ़ाकर ये वाष्प में बदल जाते हैं। थोड़ा भी एनर्जी चेंज इनमें हुआ, एनर्जी गेन करी और ये वाष्प अवस्था में बदल गए। अब एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आएगा कि इनको एनर्जी गेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इन्हें यहाँ से वाष्प में जाने के लिए या सतह को छोड़ कर जाने के लिए इनका विरोध कौन कर रहा है? तो इनका विरोध करता है वातावरण या वायुमंडल। वायुमंडल इन पे एक दाब क्रिएट करता है। हमारे वायुमंडल में जो गैसेज हैं उनमें भी आपस में टक्कर होती रहती है, जैसे इसके अंदर इनके अणुओं में टक्कर होती है और उसके कारण ये बर्तन पर दाब लगाते हैं, जो इसका वाष्प दाब कहलाता है। ऐसे ही वायुमंडल की गैसें भी आपस में टकरा के एक दाब इस पर लगाती हैं, इसकी फ्री सरफेस पर, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो जब भी इस वायुमंडलीय दाब के बराबर इस विलयन के अंदर या विलायक के अंदर उपस्थित अणुओं का वाष्प दाब इसके बराबर हो जाएगा, उस ताप को हम क्वथनांक कहेंगे। जिस ताप पर भी ये कंडीशन आ जाए, जिस ताप पर भी विलयन के या शुद्ध विलायक के अणुओं का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप को हम क्वथनांक कह देंगे। तो इनका हमें वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हमने डाल रखा है, उसने वाष्प दाब और कम कर दिया। तो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने से ताप बढ़ेगा। जितना गर्म करेंगे उतना ताप बढ़ेगा। तो हम इसे गर्म करते रहे, और जिस ताप पर इनका अणुओं का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो गया, उसको हमने कह दिया बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। किसका? विलयन का। यो क्वथनांक किसका आ गया? विलयन का क्वथनांक। शुरू में जो था क्वथनांक वो किसका था? वो विलायक का क्वथनांक था। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि पहले वाला क्वथनांक ज्यादा था या अब वाला क्वथनांक ज्यादा है? फिर से एक बार समझिए। हमने एक बीकर लिया था, उसमें हमने पानी लिया, इसमें ले लिया हमने पानी। इस स्थिति में जब शुद्ध अवस्था में था तो इसका क्वथनांक जो था बीपी वो क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और शुद्ध अवस्था में हम पदार्थ का क्वथनांक जो लेते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो इस क्वथनांक का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया था। तो शुद्ध अवस्था में जो हम वाष्प दाब लेंगे इसका, वेपर प्रेशर शुद्ध में, उसे हम पी नॉट से प्रदर्शित करेंगे। ये शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है पी नॉट। तो इसका पी नॉट जो था वो एक वायुमंडल कब हो गया था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हमने इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाने से वाष्प दाब इसका कम हो गया। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडल वाष्प उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब पी है, या पी एस कहते हैं हम इसे, जैसा हमने कल पढ़ा था। अब पी एस की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडल नहीं होती। अब ये एक वायुमंडल करने के लिए हमें टेम्परेचर को 100 से ज़्यादा करना पड़ रहा है, 100 से ऊपर ले जाना पड़ गया। अब ऊपर ले जाने का मतलब उन्नयन। तो इससे पता चलता है कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दें तो उससे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है या वृद्धि हो जाती है। अब ये वृद्धि कितनी होगी, इससे हम कैसे पता लगाएंगे? तो क्वथनांक का उन्नयन हम प्रदर्शित करेंगे टी बी से। इससे क्वथनांक का उन्नयन हम कहाँ से दर्शाएंगे? डेल्टा टी बी से। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा
विलयन, जो विलयन बना इसमें वाष्प दाब क्या नाम अवाष्पशील विलेय मिला के उसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, ये विलयन का वाष्प दाब है। मान लीजिए इस वाष्प दाब को प्राप्त करने में कितना टेम्परेचर लग गया, इसको प्राप्त करने में लगा TB टेम्परेचर, ये लग गया TB पे इसका वाष्प दाब PS हो गया, और इसको प्राप्त करने में लग गया TB नॉट था। तो पानी का TB नॉट क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। शुद्ध अवस्था में इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, अवाष्पशील मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो TB था, ऐसे समझिए। तो डेल्टा TB कितना हो गया, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब विलयन का क्वथनांक हम प्रदर्शित कर रहे हैं बराबर TB से, और विलायक का, शुद्ध विलायक का TB नॉट से। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, एक संबंध तो हमारा आ गया ये, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। अब हम इसी चीज को एक ग्राफ की सहायता से समझते हैं, उसमें ज़्यादा आसानी से आप लोगों की समझ में आएगा। मान लीजिए मैं एक ग्राफ खींचूं किस किस के बीच, एक तो टेम्परेचर ले लूँ एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, इस पर मैंने ले लिया टेम्परेचर या ताप, जो इधर की तरफ को बढ़ रहा है। दूसरी एक्सिस पे मैंने ले लिया है वेपर प्रेशर या वाष्प दाब, ये ऊपर जाने पर बढ़ रहा है। अब हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो किसी द्रव का वाष्प दाब भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, अर्थात ताप और वाष्प दाब के बीच ग्राफ सीधी रेखा या वृद्धि होगी उसमें। जैसे ये मान लीजिए कोई ग्राफ आया किसका, ये आया शुद्ध विलयन, शुद्ध विलायक का, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और टेम्परेचर ग्राफ ये आया। ये ग्राफ देखिए क्या बता रहा है कि जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है विलायक का वाष्प दाब भी बढ़ता जा रहा है। अब हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील विलेय, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो इसका ग्राफ है वाष्प दाब का वो नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब ऊपर जाने पर बढ़ रहा, नीचे जाने पर घट रहा है, तो ऊपर से यो नीचे आ गया यहाँ। अब इसका ग्राफ ये बनेगा, ये किसका बन गया, ये बन गया विलयन का ग्राफ, विलयन का ग्राफ ये बना, वाष्प दाब और समय ग्राफ। अब हम जानते हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक वो ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है। मान लीजिए वाष्प दाब इस लेवल पर आकर एक वायुमंडल हो जाता है, ये है 1 एटमॉस्फेयर की लाइन। तो शुद्ध विलयन इस एक एटमॉस्फेयर को यहाँ काट रहा, यहाँ से हम जरा नीचे लंब डाल कर देखें कि कितने ताप पर हो रहा है। ये इस टेम्परेचर पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये है, ये बिंदु जो एक वायुमंडल की लाइन को क्रॉस कर रहा है ग्राफ का, वो इस शुद्ध विलायक के क्वथनांक को प्रदर्शित करता है, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने प्रदर्शित करा TB नॉट से, अर्थात ये चीज आ गई TB नॉट, ये आ गई TB नॉट। जो विलयन है वो इस एटमॉस्फेयर की लाइन को यहाँ कट कर दिया, यहाँ से हमने देखा लंब डाल के तो ये आया टेम्परेचर, और विलयन के ताप को हम प्रदर्शित करते हैं TB से, तो ये आ गया TB। अब ग्राफ को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ताप बड़ा है, TB नॉट या TB। देखिए इस दिशा में जैसे जा रहे हैं तो ताप बढ़ रहा है, बाद वाला बड़ा है,
तो टीबी की वैल्यू बड़ी है, और टीबी किसका है? विलयन का। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। तो जितना अधिक होता है वो चीज क्या है? वो है इनके बीच का अंतर, ये दूरी इतना, ये टीबी नॉट से इतना ज़्यादा है, तो इसे हम प्रदर्शित कर देंगे डेल्टा टीबी से, और इसी डेल्टा टीबी का नाम है क्वथनांक का उन्नयन। यही क्वथनांक का उन्नयन है। ये इसका जो क्वथनांक का उन्नयन वाला था, इसका बेसिक कंसेप्ट यही था। बस इतना आप लोगों की समझ में आ गया तो समझ लिए क्वथनांक का उन्नयन आप लोग समझ गए। अब केवल इसका मैथमेटिकल पोर्शन बचा है, वो हम समझ लेते हैं। अब देखिए उस मैथमेटिकल पोर्शन में क्या है। इस ग्राफ के अनुसार या ऐसे बहुत से प्रयोगों से ये पाया गया कि जो डेल्टा टीबी है, अर्थात क्वथनांक में जो उन्नयन है, वो मोललता के समानुपाती होता है, स्मॉल एम, और इसको हम कहते हैं मोललता। किसके समानुपाती होता है? मोललता के। हम ये भी जानते हैं कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या समानुपाती के चिन्ह को इक्वल्स टू में चेंज करें तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा के। अब चूंकि ये कांस्टेंट हम क्वथनांक के संदर्भ में ले रहे हैं तो इसमें हम वी सफिक्स लगा दें, कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट इनटू मोललता या एम। ठीक है, ये हमारा पहला संबंध आ गया, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोललता। सॉरी, दूसरा, पहला तो ये आ गया था, पहला संबंध तो ये था। अब ये वाली चीज आ गई हमारी नंबर 2। अब इसमें डेल्टा टीबी तो आप लोग पहचान ही गए, ये तो है क्वथनांक का उन्नयन। एम है मोललता, के बी जो स्थिरांक है, जो समानुपाती स्थिरांक कह रहे हैं, इस के बी का नाम है यहां मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक और इसको नाम दिया गया है, वो अक्सर पूछ लिया जाता है पेपर में, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये ध्यान रखेंगे, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तो इसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसकी कभी कभी परिभाषा और मात्रक पूछ लिया जाता है। तो भैया परिभाषा देखो, अगर हम m की वैल्यू 1 ले लें, m बराबर 1, तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी। अर्थात के बी यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक के उस उन्नयन के बराबर है जो एक मोलल विलयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो एक मोलल विलयन द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अब एक मोलल विलयन किसे कहेंगे? जब हम एक मोल को विलायक के 1 किलोग्राम में विलय कर देंगे, जो हमने मोललता में पढ़ा था। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह भी दे सकते हैं कि जब अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में घोला जाता है तो विलयन के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें जरा। अच्छा, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है वो मैं भी आगे बताऊंगा। अगर अब हम इसमें मोललता का सूत्र रख दें, यहाँ हम मोललता का सूत्र जानते हैं, क्या होता है मोललता बराबर? मोललता ये हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म में भी। मोललता m बराबर क्या होता है? पदार्थ के मोल यानी W/m इनटू विलायक की मात्रा ग्राम में, और ऊपर था 1000। ये तो सूत्र था मोललता बराबर W/m इंटू कैपिटल W और ऊपर 1000। मोललता की जगह इसको रख दो तो क्या आ जाता है?
डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये सूत्र हो गया इसका फाइनल सूत्र नंबर 3। इसी सूत्र से हम सब कुछ काम करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा इसी सूत्र पर बेस्ड आएगा। अब हम इस सूत्र की सहायता से इस मोलर उन्नयन स्थिरांक का मात्रक निकालना चाहते हैं। तो पहले देखो के बी बराबर क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। तो देखो भैया टीबी की क्या है, यो टेम्परेचर है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। टीबी का मात्रक केल्विन। एम अणुभार है, इसका कोई मात्रक होता नहीं है। यो वेट, यो क्या है, वेट है ग्राम में, और इसको हमने कहाँ बदल दिया, किलोग्राम में। अच्छा, बल्कि ऐसे करें आप कि इस W अपॉन M को इसको हम मोल कर दें, जो क्या है मोल, जो क्या बन जाता है मोल है, जो W अपॉन M। तो इसको ऐसे लिखो कि TB बराबर KB इंटू मोल। अब यो W नीचे आया तो यो बटे मोल हो गया, केल्विन, और W ऊपर है, यो है किलोग्राम में, 1000 से भाग कर रहे हैं, तो केल्विन किलोग्राम बटे मोल, यो इसका मात्रक आया। कैसा आया फिर समझो, टीबी का मात्रक होता है केल्विन, W अपॉन M का होता है मोल, तो M बटे W हो गया 1 बटे मोल, 1 अपॉन में चला गया। इसका यो ग्राम में है, 1000 से भाग कर दी तो किलोग्राम बन गए इसके, तो यो किलोग्राम लिख दिया। तो मात्रक आ गया केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, किसका, मोलल उन्नयन स्थिरांक का, यो इसका मात्रक आया। अब मात्रक हो गया, परिभाषा हो गई। अब इस सूत्र का यूज, इस सूत्र में कोई सी एक वैल्यू पूछ ली जाती है, जैसे के बी हम इससे निकाल सकते हैं, डेल्टा टी बी के लिए तो ये सूत्र है ही। अधिकतर इससे पूछा जाता है पदार्थ का ये एम अणुभार, विलेय पदार्थ का अणुभार क्या होगा, विलेय की मात्रा क्या होगी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम एम के लिए भी करते हैं। अगर एम के लिए करना हो तो क्या बन जाएगा सूत्र, जो देखो इससे ही बना दूं मैं, एम इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी, अच्छा ये तो नीचे पहुंच जाएगा, सॉरी, एम इज इक्वल्स टू, यहीं से ले लो, एम इज इक्वल्स टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये सूत्र हो गया है। तो ऐसे ही हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक तरह से दूसरे तरह के सूत्र में हम डेरिवेशन करते रहेंगे। अब इसके कुछ आंकिक प्रश्न भी देख लेते हैं। इसे आप निश्चिंतता से पढ़ें और फिर इसके आंकिक प्रश्न करें। आंकिक प्रश्न इसमें से अवश्य आते हैं। तो जैसे हम एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कि एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। एक वायुमंडल दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए केबी का मान ये दे रखा है। तो जैसा कि हम सवाल का करने का तरीका है, पहले उसमें वो चीज़ लिख लो जो हमें दी गई है। क्या क्या दिया है, देखो 18 ग्राम दिया है W की वैल्यू, स्मॉल w 18 ग्राम है ग्लूकोज के पदार्थ की मात्रा। यो विलायक है 1 किलोग्राम जल, तो कैपिटल W हो गया 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। फिर अब हमें इसके मोल बनाने होते हैं पदार्थ के, तो इसका हमें M भी पता होना चाहिए। M पता होने के लिए पहले सूत्र पता हो ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6
और इसका अणुभार आ जाता है 180। और इसमें हमें दिया है Kb 0.52 किलो केल्विन केजी पर मोल। टीबी इसने पूछा है कि यह किस ताप पर उबलेगा, एक वायुमंडल दाब पर यह किस ताप पर उबलेगा, यानी इसका क्वथनांक पूछा है। तो अगर हमें टीबी मिल जाए तो हम क्वथनांक भी निकाल लेंगे, क्योंकि सूत्र में सीधे क्वथनांक तो है नहीं, टीबी वाला सूत्र हमारे पास है, तो हम इससे टीबी निकाल देंगे। टीबी का सूत्र रख दिया हमने भाई, ये डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये सूत्र हमारे पास है। इससे हमने डेल्टा टीबी निकाला। डेल्टा टीबी के लिए वैल्यू रख दी, केबी का मान दे रखा है ये रहा, स्मॉल डब्ल्यू का ये दे रखा था 18, 1000 बटे एम का हमने 180 निकाल दिया था, और कैपिटल डब्ल्यू 1 किलोग्राम ये दे रखा था। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 0.052 केल्विन। अब ये 0.052 केल्विन ये आता है डेल्टा टी, और हमें पता है डेल्टा टी का संबंध सूत्र नंबर 1 हमारा टीबी माइनस टीबी नॉट। अब हमारे पास डेल्टा टीबी की वैल्यू है, टीबी निकालना है, टीबी नॉट चाहिए। टीबी नॉट का मतलब शुद्ध विलायक, और विलायक इसमें क्या है, जल। सवाल में हमें विलायक क्या दे रखा है, ये रहा, ग्लूकोज को 1 ग्राम जल में घोला गया 1 किलोग्राम, तो जल विलायक है। और जल का क्वथनांक भी हम जानते हैं कितना होता है, जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन।